नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और कार्यक्रम वाइड एंगल में आज हम शांति की बात कला के संदर्भ को लेकर जब करने वाले हैं, तो बात एक ऐसे नाटक की भी होगी जिसका नाम हरिशंकर परसाई जी के साथ जुड़ा हुआ है। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य के माध्यम से हमें जिस तरह से जागरूक किया है, रसमयता के साथ में उसकी एक वानगी इस नाटक के द्वारा भी हम तक आती है। ये क्या है नाटक? और जब भारत से दूर रहकर हिंदी के नाटकों से प्रेम करने वाले निर्देशक हमारे साथ होते हैं, तो उनका नाम अमिय मेहता भी होता है। तो अमिय जी का भी स्वागत और हिमांशु जी का भी स्वागत है। नमस्कार। ये जो कला की साधना करने वाले ये दोनों हमारे मित्र हैं, उनमें से मैं शुरुआत हिमांशु जी से कर रहा हूँ पहले, क्योंकि हिमांशु जी जहाँ अमिय अभिनय और निर्देशन और अन्य कई नाट्य जगत से जुड़ी विधाओं में सक्रिय रहते हैं, आप अभिनय भी करते हैं, आप गाते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वैसा कार्यक्रम शुरू होता है तो हम कहते हैं सरस्वती वंदना से करो, और अभी हम आने वाले समय में बात करने वाले हैं कुछ नाटक जिसका क्या नाम है अमिय जी? पहले नाटक का नाम बताइए। ये नाटक का नाम है लंगड़ी टांग, जैसा आपने पहले ही बताया, श्री हरिशंकर परसाई जी का नाटक हम्म। तो लिखा हुआ। ये लंगड़ी टांग है, लंगड़ी टांग का गोला आप में से कुछ लोग अगर हमारी उम्र के होंगे तो उनको पता होगा क्या होता है। तो उसमें आपने मुखड़े को या कुछ लिखा है हिमांशु जी? उस गाने से शुरू करते हैं, फिर आगे बात पे बढ़ते जी। हाँ जी, बिल्कुल। अशोक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें निमंत्रण देने के लिए। तो इसके लिए हमने एक गाना लिखा है और कंपोज़ किया है। तो वो इस तरह से है। मैं भी लंगड़ा, तू भी लंगड़ा, मैं भी लंगड़ा, तू भी लंगड़ा। आजा दोनों हाथ मिला ले, एक दूजे को गले लगा ले। एक दूजे के बिन अधूरे आधे आधे लंगड़े टंगड़े, मैं भी लंगड़ा, तू भी लंगड़ा। तो इस तरह से इस नाटक की शुरुआत होती है। तो अब अमीर जी आप बताइए क्या इसका कॉन्सेप्ट है? मैं भी लंगड़ा जी, तू भी लंगड़ा। ये अगर बहुत से लोगों को अगर अपने बचपन की तरफ जाएं तो उन्हें याद आएगा कि हम एक खेल खेला करते थे जिसका नाम होता था लंगड़ी टांग, जिसमें दो साथी लोगों की एक एक टांग को बांध दिया जाता था। या तो वो दौड़ रहे हैं या कोई खेल हो रहा है, और जब तक दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे वो उस गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे। तो उस एक छोटी सी बात को लेकर हरिशंकर परसाई जी ने एक बहुत अच्छा व्यंग्य नाटक लिखा है, जो समाज की अभी की स्थिति है उसको चित्रित करता है कि हम एक दूसरे को के स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ हैं, और एक व्यक्ति दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा पहले का कर रहा है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये स्वार्थ की दुनिया है, और इसलिए उन्होंने लंगड़ी टांग का उपयोग किया है इसमें। तो जो मैं थोड़ा सा ये आपके इस नाटक के कॉन्सेप्ट जो हरिशंकर जी ने इस नाटक के बारे में उससे अलग हटके जाता हूँ हिमांशु जी, तो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं कि ये बात प्रकृति में भी है, चाहे वो जितनी स्पेसीज हैं इस जगत में, सब कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट को जिस तरह ये है बने रहने में मदद करती हैं। सारे राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम उस युग में आगे, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमारा एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता है, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। उस दिशा से जब हम आर्ट फॉर पीस की दृष्टि से बात करते हैं, तो आपके प्ले से अलग हटके आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत शांति की दृष्टि से एक जो समूह रंगमंच पर होता है, जो लोग देखने आते हैं, कहीं ना कहीं ये शांति के संस्कारों को बढ़ाने में नाट्य कला जो है उसकी भूमिका रहती है? हिमांशु जी आप क्या सोचते नहीं, आपने बहुत ही अच्छा और गहरा प्रश्न किया है। उसके बारे में मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हम देखें कि पिछले करीब 3000-4000 सालों से हमारी जो पुरातन परंपरा है, और एक जो ब्रह्म वाक्य लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, राइट। और उसका पूरा जो मुझे याद है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिनका चरित्र उदार होता है तो वो पूरा परिवार पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। और इस देश में आके मैंने ये देखा है कि जैसे हम लोग जो नाटक कर रहे हैं उसमें हिंदी नाटक है, अंग्रेजी नाटक है, मराठी नाटक होते हैं, बंगाली नाटक होते हैं, गुजराती होते हैं। और हम जब स्टेज पे होते हैं तो हम एक कला के रूप से, और एक जो जो कि मेरे मेरे हिसाब से प्रकृति द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक बिल्कुल ही स्वाभाविक तरीका है, वो है कला। और उससे हम लोग जुड़े होते हैं। तो ये सारी बात जो है हमको बताती है कि हम एक अंदर से हम लोग एक है। और लेकिन अब उस प्रश्न पे आते हैं कि इतने लड़ाई हो रही है या वॉर होते हैं, या अभी हमने देखा होगा कि इंडिया में पहलगाम में जो घटना हुई है, और उसके बाद अभी अपना विमान भी ध्वस्त हुआ है और वॉर भी हुआ है।
तो उससे भी हम कहीं ना कहीं हमें ये बात आती है कि हमको हमको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि हमारा जो पुराना ज्ञान है वो हमें क्या बताया और उसको हम किस तरह से जीवन में लागू कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु जी। अमीर जी, थोड़ी सी इस बारे में आपसे भी, आप निर्देशक के रूप जी में आपके भीतर शांति नहीं हो तो आप अपने अलग अलग स्वभाव के कलाकारों के समन्वित रूप से कार्य भी न कर सको, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं क्यों ये थैंकलेस जॉब कर रहा हूँ इतने लोगों को इकट्ठा करके? तो एक तो जी आप अपना जो सीक्रेट है वो बताइए कि आपका मन उसमें उस तरह से स्थिर बना रहता है, शांत होकर आप और रसमयता से सबको जोड़ के काम करते हैं। उसके लिए मैं बधाई भी आपको देना चाहूंगा, और साथ में जो प्रश्न हिमांशु जी से था, जो कलाकार हैं उनके लिए भी और दर्शकों के लिए भी, ये जो नाट्य कला है उसका शांति के लिए पुल बनाने में क्या योगदान लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत मैं भी वही बात कहूँगा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। पहला जो आपका भाग है प्रश्न का, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कैसे हम लोग सब जुड़ के चलते हैं, और उसमें सबसे पहले तो मैं बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहूँगा कि स्वांतः सुखाय तो है ही। एक बहुत मन से आनंद मिलता है, जो कि आप जानते ही हैं, आनंद और खुशी में जो अंतर है। एक बहुत ही निर्मल आनंद की अनुभूति है कि हम कुछ कलात्मक तैयार कर रहे हैं, कई लोग साथ में जुड़ के चलते हैं, सब दर्शकों को जोड़ते हैं, कुछ संदेशपूर्ण प्रस्तुत करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया, शानदार स्वांतः सुखा है। ये पहले आपके भाग का उत्तर है। दूसरा भाग जो है कि क्या कला, संस्कृति, शांति के प्रति कुछ उसका एक योगदान हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, और मैं इसके लिए इतिहास के 2 रेफरेंसेस लेना चाहूँगा। एक तो अगर हम सम्राट अशोक का समय अगर देखें, तो उनका सबसे ज़्यादा समृद्ध समय तभी था जब उन्होंने युद्ध को त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने धर्म, संस्कृति और कला का जितना विस्तार किया दुनिया जानती है। ऐसा ही एक पैरेलल हमें ड्रॉ करना चाहूँगा अकबर और औरंगज़ेब के बीच में। औरंगज़ेब और अकबर ने लगभग समय, उनका राज्यकाल लगभग समान ही था, 50-55 वर्ष के आसपास। लेकिन अकबर का ध्यान पूरी तरह कला, संस्कृति और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ था। शांति रही उस दौरान। और औरंगज़ेब के बारे में सब जानते ही हैं, हम उदाहरण देते हैं, तुम बड़े औरंगज़ेब हो कला के मामले में, पर पूरा एक्चुअली 50-55। मैं ना अभी, चूंकि अभी फिलहाल भारत में लोग इतिहास को बहुत अच्छे से उसकी बारीकियों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो अकबर के बारे में भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि कई लोग उसको शांति के साथ जोड़कर नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं इस संदर्भ में बस ये, हम हमारा पर्पस ये कि कला और शांति की बात करें, हमारा उद्देश्य किसी के मन में इस प्रकार का हो कि वाद विवाद। तो अब प्रश्न, राइट, थोड़ी सी दूसरी कड़ी बना रहा हूँ हिमांशु के बाद जाके फिर आपके पास आता हूँ। देखिए, कई बार जो वाद विवाद होते हैं ना, या सहमति असहमति होती है, उसको लेकर या तो हम बिल्कुल अलग हो जाएं, या सहमति असहमति के बीच में कोई एक ऐसी जगह ढूंढे मिलकर, जो कि साथ साथ चलने में सहायक होती हो। उस दृष्टि से हम फिर आपके नाटक की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि आप पहले बता रहे थे, एक लंगड़ा है, दूसरी लंगड़ी, या जो भी था, तो एक और भी गीत आपने उसमें कंपोज किया, वो भी बताइएगा। और हिमांशु, इसमें कितने चरित्र हैं और आप अभिनय कर रहे हैं अगर, तो आपका क्या उसमें भूमिका है? तो इसमें देखा जाए तो मुख्य 4 चरित्र हैं, और ये एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी है, और उनकी वही समस्या है जो हमारे जीवन में आती हैं कि हम लोग पास होते हैं, फेल होते हैं, और पर्सनल लाइफ में हमारे ब्रेकअप्स होते हैं, और वो किस तरह से हैंडल करते हैं, और उसके अराउंड जो कॉमेडी है, और उनका जो हम हरिशंकर पारसाई जी का अगर हम देखें तो जीव का जो उनका विशेष महत्व है कि हमारा जो जीव कहाँ पर होता है, हम कहाँ अटके होते हैं। तो उसमें मेरा रोल है एक स्वामी का, जिसके पास वो आते हैं अपना समस्या के निवारण के लिए, तो वो किस तरह से उनको हैंडल करता है। और फिर दोबारा से पारसाई जी की ये बात है कि चाहे नाटक 1 घंटे 40 मिनट का हो, लेकिन इसमें हंसी मजाक, वाद विवाद और एक दूसरे की खींचतान, गाना, वो सब कुछ है। तो पूरा रस से सराबोर ये नाटक है। तो आपने जो अपने किरदार के बारे में बताया, उसका कोई संवाद यदि आपको याद हो और आप सुनाना अमीर की अनुमति से पसंद करें, तो वो भी सुनाइए। और बिल्कुल कोई एक और गीत का 2-1 पंक्तियां भी सुना दें। ये शुरू करें उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगा, इनका रोल अभी तक जितने रोल इन्होंने भी किए हैं और या प्रयोग के जितने नाटक हुए हैं, उनमें बहुत अद्वितीय रोल कर रहे हैं, और बहुत ही हास्यास्पद भी है पर संदेशात्मक भी है। हिमांशु जी। देखिए बिल्कुल। देखिए एक तो
हास्य उत्पन्न करने वाला अलग होता है, हास्यास्पद अलग होता है, मेरी समझ। ये आप उसको हास्य जनक कह लीजिए फिर हास्य इसका जनक, तो। हाँ। जी, तो हाँ, एक तो अमिया जी का और इनकी जो आंटी जी हैं, इनकी माताश्री, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है तो रोल देने के लिए, और वाकई में इससे बहुत सीखने का मौका मिला है। और मैं ये भी कहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि गाना जो संगीत है वो भी एक तरह का एक्टिंग ही है, क्योंकि हम किसी की आवाज़ में किसी दूसरे की भावनाओं, किसी दूसरे के शब्दों को हम बखान कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का अभिनय है। तो वो मुझे बड़ी गहरी बात लगी। तो मैं अपने डायलॉग पे आता हूँ। तो इसमें स्वामी जी के पास वो आते हैं और उनका नाम है जोगी प्रपंच गिरी, और पता है कि वो प्रपंच करते हैं। तो वो उनका एक डायलॉग है कि पहले मैं भी अज्ञानी था, जालम सिंह के नाम से डाका डालता था, फिर मैंने एक ऐसे संत के बारे में सुना जो डाकुओं को पकड़कर उनका हृदय परिवर्तित कर देता था। पहले तो मैं खूब हंसा और फिर बड़े घमंड से उस संत के पास गया। मेरे तो हृदय था ही नहीं, बदलता कैसे। लेकिन उस संत ने मेरी अज्ञानता की परत को एक आलू के छिलके की तरह छील छील के निकाल के फेंक दिया। बोलो जोगी प्रपंचगिरी की जय। जय। धन्यवाद। तो ये प्रपंच गिरी नाम के जो जोगी हैं हिमांशु जी, वो आपके साथ में ऐसे बैठ गए हैं, और मुझे किसी और का भी स्मरण जो कि आप स का श में करके कर रहे थे तो आ रहा था, पर मैं नाम लूंगा नहीं, वो उनके प्रति अवमानना हो जाएगी। विवादास्पद हो सकता है। लेकिन आप वो एक गाना भी सुनाई दो, लगे आप। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हमें एक गाना और है जो कि राजकुमारी गाते हैं। भेड़ा घाट पे हमसे मिले तुम सनम, तुमसे मिले हम भेड़ा घाट पे, तकते ना दिन भेड़ा घाट पे हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम भेड़ा घाट पे। तो ये भेड़ा घाट है, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो आप नाटक में आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी तरफ से एक बात अपने दर्शकों को आप दोनों की उपस्थिति में कह रहा हूँ, या समझिए मेरा लाउड थिंकिंग ये है कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की सूचना क्रांति है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि जो हमारे बहुमूल्य संपदा के रूप में कला माध्यम रहे हैं, उनको जागृत और जीवित रखने वाले ऐसे लोग जो उस मशाल को लेके बढ़ने हो, वो बहुत धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। उस बीच में एक बड़ी मशाल की तरह अपने प्रयोग संस्था के द्वारा अमिया जी ने उठाई, और न्यू जर्सी में भी बहुत सारे उनके और हमारे मित्र जो है। उसके साथ साथ में अमिया जी आपके नाटक पर आने से पहले ऐसे कई संस्थाएं हैं जो इस तरह के उत्सव करते हैं, जिसमें आपके और अन्य दल के जो नाट्य कर्मी हैं उनको आने और दर्शकों से जुड़ने का अवसर मिलता है। उस दिशा में जो भूमिका ये साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल करता है हर बरस, इसके लिए भी उनके लिए तालियां और सराहना करते हुए आप इनके बारे में थोड़ा बताएं। और इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर मोहन आगाशे हैं, जो अपने आप में जी एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी उपस्थिति से भी हम संस्कारित होते हैं, वैसा व्यक्तित्व है जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और अनवरत 20 साल से साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कर रही है एक संस्था जिसका नाम है एपिक एक्टर्स वर्कशॉप। इसके कर्ता धर्ता हैं श्री दीपन रे जी। और उनका ऐसा कहना है कि जब उन्होंने पहली बार किया था 20 साल पहले, तो उन्हें ऐसा लग रहा था 1-2 साल करके और ये हो जाएगा। और अब जब 20 वर्ष हो गए तो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कारणवश ये इस वर्ष की एसएटीएफ जो इवेंट हो रही है, इसको बहुत ही मेगा स्तर पर कर रहे हैं। 13 जून को इसका ओपनिंग सेरेमनी है, शाम को 6:30 बजे। और उसके बाद ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है। नॉर्मली पिछले 19 वर्षों से वो दो दिन का करा करते थे, बट चूंकि ये 20वीं वर्षगांठ है तो ये 3 दिन का है। और बहुत उच्च स्तरीय मेरा अपना ख्याल है कि ये पूरे इंडियन डायस्पोरा के लिए होने वाले जितने नाट्य महोत्सव हैं थ्रू आउट यूएस कनाडा, उन सब में सबसे अग्रणी और सबसे नामवर महोत्सव है जी। तो बहुत बधाई है आपको अमीर जी, आप इस नाट्य उत्सव में अपने दल के साथ जा रहे हैं, अन्य उत्सवों में भी आप जाते हैं, और आपने लंगड़ी टांग जो चुन लिया, तो उसके पीछे क्या विशेष बात रही? हरिशंकर परसाई जी को चुनना था, व्यंग्य को चुनना था? ऐसा है कि एक निर्देशक के रूप में जब आप
चुनते हैं कि हाँ ये नाटक खेला जाए, तो क्या बात आपके मन में रहती है? सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी हम करें वो परिवार एक आके देख सके। आइडियली उसमें कुछ संदेश हो तो बहुत अच्छी बात है। उनको एंटरटेन करें। और इन सबसे भी सबसे मुख्य बात यह है कि प्रयोग का नाम ही प्रयोग है। हम हर वही चीज ना प्रस्तुत करें जो हम कर चुके हैं, तो कुछ नया करने का प्रयास करें। अगर आपको भी अगर याद हो, हमने जैसे बर्जिस कदर का कुनबा एक बहुत ही गंभीर नाटक किया हुआ है। न नहाए एसएटीएफ में किया है, रानी कमलापति, अलग अलग तरीके के जॉनर के किए हैं। और ये एक जॉनर जो कि व्यंग्य एक जॉनर था, जो अभी तक हम एसएटीएफ में नहीं लेके आ पाए थे, तो इसलिए ये एक विचार था कि इसको उठाया जाए। तो ये अपने ज्ञान के द्वारा मुझे पता है कि आप दोनों का संबंध कंप्यूटर से है। उस बात को लेते हुए जब हम कला की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसने आपके दर्शक खींच लिए क्या सोशल मीडिया और द्वारा, या वैसे के वैसे जागरूकता कह दीजिए या प्रेम बना हुआ है थिएटर के प्रति? मेरा तो जरूर मानना है कि प्रेम बिल्कुल बना हुआ है। और जो भी कला प्रेमी संस्कृति प्रेमी है वो आते हैं। हमने जितने फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब तो न्यू जर्सी में बहुत ज्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी क्वांटिटी बढ़ गई है इन थिएटर फेस्टिवल्स की। पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जो कोई भी इनमें से खाली फेस्टिवल हो रहे हैं। और ये आपकी सूचना के लिए ये भी बताना चाहूंगा कि एसएटीएफ का काफी कुछ सोल्ड आउट है इस साल जो हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा शायद 90-95% ऑलरेडी सोल्ड तो आउट। ये तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। जी। तो फिर से हरिशंकर परसाई जी की तरफ चलते हैं, जिनके कुछ रचनाएं आवारा भीड़ के खतरे, तुलसीदास, चंदन गीसें इत्यादि भी रही, और कहत कबीर और ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और मुझे लगता है उन्होंने जो कुछ सामाजिक स्थितियां हैं उनको लेकर आप ऐसे कैसे देखें कि ये गहरी बात भी चुटीले ढंग से कही जा सके, ताकि लोग हंसते हंसते उसको, ऐसे कहते हैं ना डाइजेशन के लिए हंसी जो है वो बड़ी सहायक होती है। आप हंसते हंसते किसी को चुभती हुई भी बात कह देते हैं तो स्वीकार कर लेता है। मुझे लगता है जी। इस तरह के जो साहित्यकार रहे उनके भीतर ये तीक्ष्ण दृष्टि थी कि वो व्यंग्य करते हुए इस तरह की समझ हम तक पहुंचा देते थे। अब आप हमारी समझ बढ़ाइए कि इसमें जो आपके किरदार हैं उनमें आपने हिमांशु जी की तारीफ करी थी, और किसी की जी। तारीफ करना चाहें। इसके अलावा मुझे एक प्रश्न और जोड़ देने दें कि जी। जो कॉमेडी है उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जी। ये टाइमिंग कलाकारों की केमिस्ट्री से बन जाता है, या उसमें निर्देशक को कुछ अपनी तरफ से अलग थोड़ा हथौड़ी लेके कुछ कुछ करना पड़ता है? जी, बहुत अच्छे प्रश्न। पहला प्रश्न का भाग कि क्या कुछ कलाकारों के बारे में कहना चाहूंगा, तो मैं तो सबकी तारीफ करूंगा। लगभग सभी, लगभग नहीं बल्कि सभी ने बहुत मेहनत की और लगभग में बहुत अच्छा। पकड़ गए आप, लगभग में लगभग पकड़ भी गए। नहीं कहूंगा। सभी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत। पर मैं ये चाहूंगा कि ये हम दर्शकों से सुने तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे कहने के देखिए बजाय। मैंने आपको लीडिंग इसलिए किया था, आप नाम ले सको कि नहीं का। नाम ले जी जी सकते जी हैं आप। बिल्कुल। इसमें करीब करीब 15 कलाकार हैं, तो कितना संभव होगा। लेकिन जो लीडिंग 4 हैं वो हैं गौरव मेहता, आंचल शर्मा, नीरज शर्मा और प्रभा अग्रवाल। और इसके अलावा हिमांशु शर्मा जी हैं ही, मीतल मोदी हैं, उत्कर्ष है। मोहित मित्तल हैं, उत्कर्ष दीक्षित हैं, मनीष चतुर्वेदी हैं, रूपाली मित्तल, गीतांजलि गुप्ता और कोई बात नहीं, ईश्वर जी को जोर मत रौनक दीजिए। पटेल। रौनक जी। पटेल भाई और धनंजय निचकवड़े, जिनको धन्यवाद। अरिन चोम। अब सभी नाम हो गए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो अब ब्लॉकिंग और मैं अशोक जी आपको एक और कहूंगा कि कुछ चीजें जो शायद नींव का पत्थर होती हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि बैकग्राउंड में हमारा मेकअप से लेके साउंड, लाइट और प्रॉप्स बनाने में, इसमें पूजा जी जैसे साउंड देख रही है, और मेकअप के लिए वृशाली जी हैं, और अनु जी हैं, और प्रोडक्शन में काफी सारी लोगों की मदद होती है, तो उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। तो माधवी हैं। ये धन्यवाद वाली श्रृंखला को लेते हुए अब कलाकार जो हैं उनके साथ जो निर्देशक है उसका जो संबंध बनता है, विशेष करके जब आपको लगता है अगर यहाँ पर ये टाइमिंग ठीक नहीं बैठा तो वो लाफ्टर आएगा नहीं, ऐसा कभी कभी होता होगा आपके लिए? बिल्कुल, आपका वो दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग था जो मैं उत्तर नहीं दे पाया, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये टीम वर्क है। निर्देशक के तौर पर हम बहुत सारे नुएंसेस बताते हैं कि ये करो, और कई आर्टिस्ट लोग भी अपने तरफ से कई चीजें जोड़ते हैं। तो ये
हम लोग जब रिहर्सल 3 महीने करते हैं तो पहला महीना डायलॉग पक्के करना, दूसरा महीना ब्लॉकिंग, एक्टिंग, इस पे ध्यान, लेकिन आखिरी जो तीसरा महीना होता है वो इसी पे होता है कि कहाँ क्या एक छोट नाटकीयता लाई जा सके, नुएंसेस ला जा सके, जो फिनेस जिसे कहते हैं वो हम लेके आते हैं आखिरी 1 महीने में। जी। अब ये प्रश्न जो है, ये आप दोनों इसको बिल्कुल प्रेम से स्वीकार करिएगा। देखिए, ऐसा होता है कि मैं उसके पहले ना एक छोटी सी कविता हमारे शीनकाव निजाम साहब की आप तक पहुंचाता जी। हूँ। जी। उसका जो अंतिम हिस्सा है वो ऐसे आता है कि तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। ठीक है। क्या अब इस बात को लेके मैं एक कलाकार की यात्रा की तरफ आता हूँ। जी। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो अपने आप को, आपको लगता नहीं कि मैंने पहले से कुछ और बेहतर करने की तरफ बढ़ा हूं, मैंने कुछ ऐसा सीखा है कि मैं कुछ नया डाल रहा हूं, उड़ेल रहा हूं अपनी आत्मा से, तो फिर वो संतोष नहीं आएगा, क्योंकि यांत्रिकता आ जाएगी। यानी ग्रोइंग इज अ नेचुरल फिनोमिना फॉर ह्यूमन बीइंग, ऐसा मैं इस बात को लेके। अब पूर्णतः संभव। प्रश्न मेरा ये है कि हिमांशु जी ने एज एक्टर इतने साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बातें पहले नहीं पकड़ में आती थी, अब आने लग गई? फिर ये प्रश्न एज निर्देशक आपके लिए होगा। जी, हिमांशु जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं यही कहूँगा कि 3 महीने की प्रैक्टिस और उसके बाद फीडबैक हमारे डायरेक्टर का, हमारे को एक्टर्स का फीडबैक, और जैसे मैंने कहा कि अमिया जी के माताजी पिताजी जो कि भोपाल में 70 के दशक से प्रयोग कर रहे हैं, और आंटी जी भी आई हैं, तो उनका फीडबैक, और उसके बाद फिर हम बाकी आजकल थैंक्स टू यूट्यूब हमको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि फिर मैंने ये देखा कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर, और उसके अंदर पहले संवाद याद करना, फिर उसमें भावनाओं को लाना, और उसके बाद आपका वॉल्यूम कंट्रोल करना, फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी, आप कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और फिर जो आपने कहा टाइमिंग, कि स्टेज में आपको एक शब्द बोलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड या स्प्लिट सेकंड मिलता है, उसमें वो पूरा कन्वे होना, और उसके लिए अभ्यास, कि आपकी वो मसल मेमोरी हो जाए, कि उसमें आपको सोचना ना पड़े उस तरह का। तो ये सब मैं कहूँगा कि मैंने अभी तक सीखता रहा, और शायद अभी भी और भी सीखना पड़ेगा। और फिर मोहन आगाशे और इतने अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, जैसे हमने 2 साल पहले जो महोत्सव किया था प्रयोग का, तो उसमें रजत कपूर आए थे, विनय पाठक आए थे, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा था। तो इस तरह से हम लोग अभी भी लगातार सीखने में जारी बहुत ही हैं। बढ़िया। हिमांशु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, और यही बारीकी एक निर्देशक के रूप में अमीर जी कुछ चीजें आप औरों से सीखते होंगे, कुछ अपने अनुभव से सीखते होंगे, ऑफकोर्स माता पिता से भी तो आपने सीखा ही है। पर अब जब आप एक नाटक उठाते हैं, उसको लेकर अपने कलाकारों के साथ जुड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है पहले से अमीय में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, अगर आप ऐसा कहें? मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और अभ्यास सब कुछ मदद करता ही है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि निर्देशक के तौर पर अगर हम कलाकारों के साथ 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने जो सीखा है वो ओवर द ईयर्स ये है कि मैं करीब-करीब 1 महीना और पहले उसमें देता हूँ, सिर्फ मेरा। जिसमें मैं मंच परिकल्पना, संगीत कैसा होगा, संवादों के बारे में क्या, मैं सिर्फ ये चिंतन मनन पे बहुत ज़्यादा समय देने लगा हूँ। और फिर मैं उसको कागज़ पर लिखने की भी प्रयास करता हूँ कि मंच को इस तरीके से किया जाए तो कैसा होगा, या ऐसे किया जाए। और फिर उसमें जिसे आइटरेशंस कहते हैं, करते हैं। तो ये मैंने सीखा है, पहले शायद मैं उतना समय नहीं देता था जितना अब देने लगा हूँ। करीब-करीब महीना भर तो मिनिमम, और मे बी इवन मोर, कि हम उसको पूरी परिकल्पना पे ज़ोर ज़्यादा दिया जाए, फिर उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन तो फिर बहुत बढ़िया होता ही है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। मुझे लगता है कि जागरूकता एक कलाकार के रूप में हमारी बनी रहे, तो जी। जो स्वांतः सुखाय शब्द अभी आया था, उसको लेकर जो आत्मसंतोष है, वो इसके बिना आएगा नहीं, क्योंकि यंत्रवत होकर करना हो तो कोई करेगा ही क्यों। ये एक साधना है कला की, और मुझे लगता है भारत से बाहर इस प्रकार से हिंदी रंगमंच सक्रिय रहे, उस दिशा में बहुत सारे जो मित्र हमारे जुड़े हैं, उसमें से आप दोनों भी सतत सक्रिय रहें, तो इसकी मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके लिए, और इस धन्यवाद। नाटक की सफलता के लिए, इस उत्सव, इस आयोजन की सफलता के लिए करते हुए अपने दर्शकों तक सादर नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।